कर छोड़ दिया था ताकि उसका मोबाइल लोकेशन चेक ना किया जाए। इसलिए वह ऑटो रिक्शा लेकर रेलवे स्टेशन गया और उसने वहां पर अपने चेहरे को अच्छी तरह से कवर कर लिया था। उसके बाद वह रायपुर पहुंचा और वहां जाने के बाद उसने स्काई किंग कंपनी की तरफ से पार्सल भेजा। उस कंपनी के भगत सिंह शक के दायरे से तो बाहर हो गया था, लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने दोबारा से जांच पड़ताल शुरू की तो दोबारा से उसे जब इन्विटेशन के लिए बुलाया गया था तो वह बहुत परेशान हो गया था और बार बार वह पुलिस को जवाब नहीं दे सकता था। इसी वजह से उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने वह लेटर लिखकर भेजा था कि पुलिस का ध्यान भटक जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ था। उड़ीसा पुलिस को वो लेटर भेजने की उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से वह पकड़ा गया था। उसने फर्जी कहानी बनाकर पुलिस को लेटर के साथ सुनाई थी कि यह करोड़ों का घोटाला है जो सुशील चोपड़ा ने किया था। वह भी बेंगलुरु से इस लेटर की वजह से वह दोबारा से मेरे घर में आ गया था। अगर भार्गव सिंह का वह लेटर पुलिस को ना भेजता तो भार्गव सिंह वह लेटर अपराधी को कभी नहीं पकड़ पाती और यह केस क्लोज कर दिया जाता और असली कातिल कभी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन कातिल चाहे जितना भी छुपने की कोशिश कर ले, वह एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। और तो और कातिल कितना भी होशियार हो, गलती करना नहीं भूलता। उसकी एक गलती उसे पकड़वा कर ही छोड़ती है। हमारा इरादा आप लोगों को ना तो परेशान करना है, ना आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि हम अपनी इस कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करके आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, जितना हो सके सतर्क रहने की कोशिश करें। दोस्तों, बदले की भावना और जलन इंसान को सोच को इतना विषैला बना देती है कि वह सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। जब हम किसी से जलते हैं या उनके खिलाफ साजिश रचते हैं तो हम न केवल उन्हें चोट पहुंचाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन को भी अंधकार में धकेल देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जलन और दोष किसी का भला नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन में विनाश और पश्चाताप लेकर आता है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय हमें अपने जीवन में सकारात्मक और मेहनत का सहारा लेना चाहिए। बदले की आंख में जलकर किसी को नुकसान पहुंचाना हमारे चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है। जो इंसान अपने अंदर की नकारात्मक जीत लेता है वही असली विजेता होता है। इसलिए हमें अपने जीवन को दूसरे से तुलना करने और उनसे जलने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाना चाहिए। दूसरों की खुशी और सफलता को स्वीकार करना और उनसे प्रेरणा लेना ही सच्चा साहस और इंसानियत है। जलन और नफरत सिर्फ तबाही लाती है, जबकि प्रेम सहनशीलता और प्रक्षम जीवन को संवार देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो आप एक वीडियो को लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना, और आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में। धन्यवाद। मेरा नाम सीमा है। मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां मेरे पति और मेरे ससुर के अलावा और कोई नहीं रहता था। जब यह रिश्ता हमारे घर आया था तो मेरे माता पिता को बहुत अच्छा लगा था। आजकल कौन नहीं चाहता कि कम सदस्य वाले परिवार में अपनी बेटी की शादी हो, लेकिन अफसोस की बात थी कि मेरी शादी गांव में हुई थी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में ही शादी करना चाहती थी। मेरी इच्छा हुई थी कि मेरी शादी किसी अमीर परिवार के लड़के से हो, और मैंने सुना था कि यह लड़का बहुत ही अच्छी नौकरी करता है। मुझे बताया गया था कि यह लड़का शहर में नौकरी करता है, लेकिन वह गांव में रहता था। और दोस्तों, कहानी आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, कहानी को फिर से शुरू करते हैं। उनके बाल बना दिए थे। मेरे ससुर कहने लगे, बहू जरा मुझे अपने हाथ दो। मैंने कहा, क्यों पिताजी, क्या हुआ? वह बोले, दो तो जरा। डरते डरते मैंने उन्हें अपने हाथ पकड़ा दिए। मैं सोच रही थी कि वह मेरे हाथों को क्यों पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। तुम्हारी जगह शायद कोई और औरत होती, शायद तुम्हारे जैसे घर गृहस्थी नहीं संभाल पाती। मेरे ससुर जी ने मेरे हाथों को बड़ी मजबूती से थाम लिया था। मैं अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, बहू अभी यह रहो, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा, भगवान ने मुझे कोई बेटी नहीं दी। अगर मेरी बेटी होती तो शायद वह भी तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करती। शारदा की मौत के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि वह मेरी हमसफर थी और बहुत ख्याल रखती थी। हमारे घर की इकलौती औरत थी।
मेरे बेटे और मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे बेटे के कंधों पर आ गई थी और फिर तुमने संभाली। मैंने कहा आप किसी पर बोझ नहीं हैं और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मुझे अपनी बेटी ही समझो। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दिए और बोले, तुम बहुत अच्छी हो और मेरा बहुत ख्याल रखती हो। लेकिन उन्होंने अभी भी मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा, पिताजी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मेरे ससुर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं तुरंत किचन में चली गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे ससुर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। मेरे पति लगभग 2 महीने के लिए बाहर गए हुए थे। उन्होंने कहा था कि काम का सीजन है और उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। इस दौरान मेरे ससुर मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्री हो गए थे। अब तो वह मुझे आवाज़ लगाकर कह देते थे कि मुझे शर्ट पहना दो, शर्ट के बटन मुझे बंद नहीं होते थे। बहुत ही मैं उठकर खड़ी हो गई और कहा, मैं खबरदार जो अपने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। मेरे ससुर जी हंस रहे थे। मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। काम करते करते मैं बहुत थक जाती थी। पति का कहना था कि उन्हें ताज़ा खाना ही खिलाना। थोड़ी देर के आराम करने के बाद मैं किचन में चली गई। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। मेरे ससुर अपने कमरे में चेयर पर बैठे थे। मैं झाड़ू लगा रही थी और अचानक देखा कि वह मेरे खींचे खड़े थे। मैंने कहा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? उन्होंने कहा कि नहीं बहू, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस महसूस कर रहा था कि कमरे में तुम ही हो या और कोई। और मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला हमारे घर में हमारे अलावा और कौन रहता है? उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, और फिर अपने बिस्तर पर बैठ गए। रात को मैं उन्हें खाना खिलाने गई। खाना खिलाने के वक्त वह बहुत खुश होते थे, कभी कभी मेरा हाथ पकड़ लेते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत ही टेस्टी होता है। अब धीरे धीरे मुझे उनके व्यवहार में बदलाव दिखने लगा था। मुझे अब उनसे उलझन होने लगी थी, क्योंकि वह किसी न किसी बहाने से मुझे टच करने की कोशिश करते थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या जानना चाहते हैं। अपने ससुर की हरकतों से बहुत परेशान रहने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने पति को उनकी हरकतों के बारे में कैसे बताऊं, क्योंकि मेरे ससुर ने कहा था कि वह देख नहीं सकते। मुझे यकीन था कि मेरे पति मेरे बात पर यकीन नहीं करेंगे। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी, दरवाज़ा खुला हुआ था। अचानक मेरी आंख खुली, क्योंकि मुझे लगा कोई मेरे पैरों पर गुदगुदी कर रहा है। जैसे ही मैंने देखा मेरे पैरों में धमील खिसक गई, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर थे। मैंने तुरंत अपना दुपट्टा डाला और पूछा, पिताजी आपको कुछ चाहिए? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं कोई अंधा नहीं हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ। मैं हैरान रह गई और डर भी गई। मैंने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे ससुर ने जल्दी से मुझे पकड़ लिया। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखा और फिर उसके बाद जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।